दूसरा हम लोगों ने अभी ए देखा था, अब बी, यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले पढ़ चुके भी हैं। फॉस्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट का एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन के नीचे आता है, और फॉस्फोरस का 2 मेन वैलेंसी होता है, 3 और 5 भी। तो इसलिए फॉस्फोरस जो है वो 3 कंपाउंड जो बनाता है, एक में ट्राईहैलाइड भी बनाता है वो, और पेंटाहैलाइड भी बनाता है फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस का हैलाइड जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आप समझ सकते हैं कि फॉस्फोरस 2 तरह का हैलाइड बनाता है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, और एक हो गया फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, ठीक है। तो फॉस्फोरस हैलाइड को यूज़ करके अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। एक जैसे कोई अल्कोहल है, उसका एक जनरल रिप्रेजेंटेशन, और फॉस्फोरस हैलाइड से वो ट्राईहैलाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे और एक दूसरा रिएक्शन हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल जब ट्राईहैलाइड के साथ रिएक्शन करता है या पेंटाहैलाइड के साथ करता है, तो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलोजन से। तो यानी कि OH ग्रुप हट जाएगा, OH ग्रुप हट जाएगा और OH ग्रुप हट करके हैलोजन बन जाता है, तो वहाँ पे हैलोजन लग जाता है OH ग्रुप। तो इस केस में OH ग्रुप हट गया और हैलोजन लग गया। सेम वैसे ही यहाँ पे भी OH ग्रुप हट गया और हैलोजन लग गया, ठीक है। तो इस तरह से हैलो एल्केन बन गया। और साइड प्रोडक्ट जब हम देखेंगे तो इस केस में H3PO3 ये बन जाता है। और अगर हम पेंटाहैलाइड लेते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है, और सब्स्टिट्यूट होकर के क्या बन जाता है, OH ग्रुप बन जाता है। हैलो एल्केन तो है ही, OH ग्रुप हट गया, और यहाँ पे POX3 प्लस HX ये बन जाता है, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ले लें यहाँ पर, तो जैसे इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल को फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड से रिएक्शन करवा देते हैं और फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा देते हैं। तो रिएक्शन इसी तरह से हमें सेट करना है। अल्काइल के साथ हैलोजन लगाना है, यानी कि अल्काइल ग्रुप और हैलोजन, अल्काइल ग्रुप और हैलोजन लग गया, यानी क्लोरोइथेन मिल गया। साइड प्रोडक्ट अगर ट्राईहैलाइड हम लेते हैं तो साइड प्रोडक्ट हमारा ये मिलेगा। ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज़ आप चाहें तो कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे POX3 यानी X हैलोजन है तो Cl डाल दिया मैंने, HX यानी X यहाँ पे हैलोजन है तो HC लिख दिया मैंने। तो इस तरह से बच्चों फॉस्फोरस हैलाइड के साथ भी हम लोग हैलो एल्केन्स बना सकते हैं। और फॉस्फोरस हैलाइड में ट्राईहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, उसमें हम लोग अल्कोहल्स को यूज़ करके हैलो एल्केन्स बना रहे थे। उसमें हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन हैलाइड को यूज़ करके और फॉस्फोरस हैलाइड को यूज़ करके, ठीक है। अब हम लोग अल्कोहल्स को ही यूज़ करते हुए एक थर्ड तरीका देखने जा रहे हैं, और वो है यूजिंग थायोनिल, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2, इसे हम लोग कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो थायोनिल क्लोराइड को जब हम हैलो एल्केन से रिएक्शन कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड को जब हम लोग अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तो इस तरह से कुछ रिएक्शन होता है। अल्कोहल SOCl2 थायोनिल क्लोराइड हो गया,
तो OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है हैलोजन से, क्लोरोएल्केन मिल गया, और जो बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये मिलता है। यहाँ पे ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये गैसियस होते हैं, ठीक है। और इस कारण से क्या होता है कि ये दोनों जो गैसेस होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और HCl ये दोनों इजीली एस्केप कर जाते हैं, है ना। तो हमें अलग से फिर सेपरेट करने का टेंशन नहीं लेना होता है, यानी कि अगर मुझे क्लोरोएल्केन चाहिए तो ये दोनों अपने आप एस्केप कर जाएगा, तो हमें क्लोरोएल्केन ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिल पाएगा, है ना। और इस रीज़न से क्या होता है कि ये जो हम क्लोरोएल्केन बना रहे हैं वो इस मेथड से बनाना हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यानी कि इस मेथड से अगर हम क्लोरोएल्केन बनाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो क्लोरोएल्केन मिलेगा वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और प्योर फॉर्म में क्यों होता है? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट्स है यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और HCl ये दोनों ही गैसियस हैं। अपवर्ड एरो का मतलब गैसियस नेचर है, और इसलिए वो अपने आप इजीली एस्केप कर जाता है, और इस तरह से हमें क्लोरोएल्केन जो मिलता है वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक ये तो जनरल रिएक्शन हो गया, कोई एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि मिथनॉल ले लिए, थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करवा दिया मैंने, तो CH3Cl क्लोरोएल्केन मिल गया, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस और प्लस HCl गैस, ये मिल गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम इथेनॉल ले लेते हैं, एल्काइल यानी R की जगह पे इथाइल ग्रुप है, तो ये इथेनॉल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड ये यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड ले लिए, ठीक है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2Cl और ये प्लस HCl। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट्स तो कांस्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, और जो बाई प्रोडक्ट्स है चूँकि वो गैसियस है, इजली स्केपेबल है, इसलिए जो हमें क्लोरोएल्केन मिलता है, चाहे वो क्लोरोमीथेन हो या क्लोरोइथेन हो, जो भी क्लोरोएल्केन मिलता है वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलेगा, और इसलिए ये रिएक्शन हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन of chloroalkanes is preferable because chloroalkane obtained is very pure, as the side products SO2 and HCl are gaseous and easily escapes, यानी इजली वो निकल जाता है क्योंकि वो गैसियस है इसलिए, और हमें आसानी से क्लोरोएल्केन जो मिलता है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। इस रीज़न से हम लोग थायोनिल क्लोराइड से क्लोरोएल्केन को बनाने का जो तरीका है उसे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यानी ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। क्लियर है ये बात? जो हम लोगों ने यहाँ पे एलिफेटिक कंपाउंड लिया हुआ है वहाँ पे हम साइक्लो कंपाउंड भी ले सकते थे, ठीक है। जैसे अगर हम मुझे साइक्लो कंपाउंड कोई लेना है तो वो भी हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कोई साइक्लोहेक्सेन है, OH ग्रुप डाल दिए तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। और इसको हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया SOCl2 से, तो OH ग्रुप को आपको रिप्लेस करना है हैलोजन से, ठीक है। तो OH ग्रुप हटा
और उसके जगह पे क्या लग गया Cl, और यहाँ पे हमें बाई प्रोडक्ट्स ये मिल जाएगा, ये गैसेस होगा और इस रीजन से ये जो मिलेगा वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो हम लोग साइक्लो कंपाउंड्स भी, साइक्लो हेलो एल्केन्स भी बना सकते हैं आसानी से इस मेथड से। तो ये जो तरीका हम लोगों ने अभी पढ़ा है ये अल्कोहल्स से था। अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे हेलो एल्केन्स। अब उसमें एक हम लोगों ने तरीका देखा क्या यूज़ करते हुए, हाइड्रोजन हैलाइड को यूज़ करते हुए। फिर दूसरा बी नंबर तरीका हम लोग ने देखा क्या यूज़ करते हुए, फॉस्फोरस हैलाइड को यूज़ करते हुए, ठीक है। और जो तीसरा तरीका हम लोग ने देखा वो क्या देखा, थायनिल क्लोराइड को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल से हेलो एल्केन्स बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे समझना होगा कि जैसे अभी साइक्लो एल्केन बनाए थे, अगर मैं वैसे ही एक्सपेक्ट करूँ कि बेंजीन ले लेते हैं, फेनॉल ले लेते हैं और सपोज़ कि मैं HX से रिएक्शन करा दूँ, या फिर हम लोगों ने अभी जो पढ़ा फॉस्फोरस हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, या फिर मान लेते हैं फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, या फिर एक और हम लोगों ने पढ़ा थायनिल क्लोराइड। इस तरह से जो रिएक्शंस था तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर एल्काइल ग्रुप होता ROH तो उस केस में तो हमें RX मिल जा रहा था, है ना। मगर अगर R के जगह पे बेंजीन रिंग आ गया, यानी कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, ये फेनॉल है यहाँ पे, तो इस केस में हमें रिएक्शन नहीं मिलेगा, है ना। मतलब प्रोडक्ट रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा। अगर हम सोचेंगे कि क्लोरो एल्केन मिल जाए कुछ इस तरह से, जैसे कि बेंजीन, बाकी में जो हम लोगों ने पढ़ा कि OH ग्रुप हट जाए और यहाँ पे हैलोजन लग जाए, ठीक है, जो कि ROH के साथ हो रहा था, तो ऐसा इस केस में लेकिन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होगा, तो इसे हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एक्चुअली देखिए क्या था इस केस में हम लोगों ने ये पढ़ा कि जब वो HX के साथ रिएक्शन करता है तो ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये बॉन्ड के साथ वाटर निकल जाता है और इस तरह से RX मिल जाता है। मगर अगर ये बेंजीन का केस है तो बेंजीन वाले केस में क्या होता है, अगर ये फेनॉल जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये फेनॉल है, बेंजीन OH, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। तो क्लास 11th में आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा है, ठीक है। तो फेनॉल में +R इफेक्ट होता है, हम लोग जानते हैं। तो लोन पेयर जो है उसका इधर +R इफेक्ट के चलते इधर मूव कर जाता है। तो उसमें क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हम जब ड्रॉ करेंगे तो जब ये इधर आएगा तो रिपल्शन से ये उठ करके इधर आएगा। ऐसा हम लोग ने पढ़ा है 11th में रेजोनेंस, इस तरह से। तो ये जब इधर आया इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसे, और ये जो इधर आता है तो इस पर डबल बॉन्ड अपीयर हो जाता है ना, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन H, इस पर एक प्लस चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा हम शो भी करते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, फिर ये इधर आएगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो इस पर डबल बॉन्ड, फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो रिपल्शन से ये उठ के इधर आएगा तो फिर नेगेटिव चार्ज इधर, फिर ये नेगेटिव इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इस पर आएगा। और इस तरह से क्या हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पर लोन पेयर है वो इधर आया, फिर इधर मूव करता रहता है ना। यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज होता रहता है, यानी कि घूमता रहता है। तो जो हमें ऐसा दिखता है कि ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, मगर +R इफेक्ट के चलते यहाँ पे जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है उसके चलते हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड भी अपीयर हो जा रहा है, और फिर वो मूव करेगा, मगर थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड भी अपीयर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। वो डबल बॉन्ड हमेशा के लिए तो नहीं रहता, रेजोनेंस में तो मूव करता रहता है ना, डिलोकलाइज होता रहता है। तो ये जो है वो आंशिक रूप से, जो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, एक्चुअली आंशिक रूप से वहाँ पे डबल बॉन्ड का भी गुण होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने के चलते क्या होता है
जैसे जैसे बॉन्ड का मल्टीप्लिसिटी बढ़ता है, यानी सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल होता है, तो बॉन्ड का लेंथ शॉर्ट होता जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो सिंगल से डबल की ओर जब जा रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा। और बॉन्ड का लेंथ अगर कम होता है तो वो बॉन्ड की मजबूती बढ़ जाती है, दैट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाता है तो ये बॉन्ड आसानी से तो टूट नहीं पाएगा, है ना। और अगर ये बॉन्ड आसानी से टूट नहीं पाएगा, सपोज कि ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर मजबूत हो जाए और ये आसानी से नहीं टूट पाए, तो ये फिर ऐसे वाटर कैसे निकलेगा, तो इसका तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। ये जो रिएक्शन है वो किस तरह का रिएक्शन है, OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, X भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये बाहर निकला ये गया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एक तरह का। तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड स्ट्रांग हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग SN रिएक्शन से डिनोट करते हैं, SN लिखते हैं, है ना। दैट मीन्स एक न्यूक्लियोफाइल गया और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया वहाँ पर। तो अगर कोई एलिफेटिक अल्कोहल है, मिथनॉल, इथनॉल, इस तरह से एलिफेटिक चेन है अगर यहाँ पर, तो उस केस में तो रेजोनेंस कुछ होता नहीं है, तो ये जो बॉन्ड है वो प्योर सिंगल बॉन्ड ही होता है, ठीक है। ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है, और प्योर सिंगल बॉन्ड होने के चलते बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड वीक होता है थोड़ा, और इसलिए वो आसानी से टूटता है और रिएक्शन भी आसानी से मिलता है। तो हम लोग ने देखा है पहले के क्लासेस में, पहले के वीडियोज़ में, ठीक है। मगर अगर वो फेनॉल है, यानी कि बेंजीन से OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो फेनॉल है, तो उस केस में क्या होता है कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के चलते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और जिसके चलते ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। और ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाने के चलते क्या होगा कि यहाँ पे ये तो फिर टूट नहीं पाएगा ना, ये तो जब टूट ही नहीं पाएगा ये बॉन्ड, तो ऐसे तो ये निकल नहीं पाएगा, तो ये वहाँ पे जाएगा कैसे, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा आसानी से, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर फेनॉल लेंगे तो उसका इसके साथ रिएक्शन करा के सोचेंगे कि हमें हेलोअरीन मिल जाए, हेलोअरीन, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि फेनॉल में +R इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है, जिसके चलते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, और जिसके चलते बॉन्ड का लेंथ थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, बॉन्ड मजबूत हो जाता है, और इसलिए उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा और हमें हेलोअरीन नहीं मिल पाएगा। ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं, वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। ड्यू टू +R effect in phenols, carbon oxygen bond acquires partial double bond character, and bond length shortens and becomes stronger. So phenol does not undergo nucleophilic सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में हम ऐसे लिखते हैं, रिएक्शन एंड
hence haloarenes are not formed by the reaction of phenol with hydrogen halide, phosphorus trihalide, pentahalide और थाइनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट इन फेनॉल्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड बॉन्ड लेंथ शॉर्टेंस, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाता है एंड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और छोटा हो जाएगा तो मजबूत भी हो जाएगा। इसलिए फेनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए फेनॉल का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा और इसलिए हमें हैलोअरीन्स भी नहीं मिल पाएगा जब हम फेनॉल का इन सब के साथ रिएक्शन कराएंगे तब। ठीक है, मगर हैलोएल्केन मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस का कोई फेनोमेना नहीं होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रॉम एल्कोहल्स टॉपिक जो है वो पढ़ा और उससे हम लोगों ने हैलोएल्केन्स और ये सब डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी किया और समझा कि क्यों फेनॉल से वो रिएक्शन नहीं हो सकता और क्यों थाइनिल क्लोराइड से हम लोग हैलोएल्केन्स जो बनाते हैं उसे हम क्यों प्रेफर करते हैं, ये भी हम लोगों ने अभी समझ लिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अल्कोहल से हो गया। एक दूसरा तरीका जो हम लोग हैलोएल्केन्स बना सकते हैं वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब यहाँ पर हम एक चीज़ क्या समझ सकते हैं, यूजिंग एल्केन्स, एल्केन्स हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। और याद होगा अगर आपको तो क्लास 11th में हम लोगों ने एक रिएक्शन भी पढ़ा है। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ पहले, 11th का भी एक रिएक्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जैसे मीथेन, मीथेन का जब हम रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन जैसे क्लोरीन से, तो ये जो रिएक्शन होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो सनलाइट को हम लोग HNU लिख सकते हैं या सनलाइट भी लिख सकते थे ऐसे। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ही रूप होता है और एनर्जी का फॉर्मूला होता है HNU, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए हम लोग वो भी लिखते हैं, ये भी लिखते हैं। तो जब हम लोग एल्केन को, जैसे मीथेन है, उसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाया हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होता क्या है, अगर शॉर्ट में रिएक्शन को समझा जाए तो एक H सब्स्टिट्यूट होगा और एक Cl वहाँ पे लग जाएगा, तो एक H जो निकलेगा वो इस Cl के साथ मिल करके HCl बाहर हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो CH3 और एक Cl यहाँ पे लग जाएगा, तो इस तरह से हमें CH3Cl मिल जाएगा। ठीक है, फिर इससे अगर और फर्दर हम रिएक्शन करवाना चाहें तो क्लोरीन से फिर रिएक्शन करवा दिए लाइट के प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl मिलके साइड प्रोडक्ट HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, और एक Cl लग जाएगा, तो एक CH बाहर हो गया तो ये हो गया और एक Cl लग गया तो ये मिल गया। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को फर्दर और भी कैरी कर सकते हैं, फर्दर और क्लोरीन से रिएक्शन करवा दिए लाइट के प्रेजेंस में, तो फिर वैसे ही एक H बाहर निकला Cl के साथ मिल के HCl और एक Cl लग गया, तो CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म बन गया। इसको और फर्दर हम चाहें तो कैरी कर सकते हैं, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दिया हम लोगों ने लाइट के प्रेजेंस में, तो इस तरह से HCl बाहर हो गया, एक H बाहर एक Cl लग गया, तो इस तरह से हम लोगों को CCl4 मिल गया। क्लास 11th का ये रिएक्शन है जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा भी है। तो ये रिएक्शन अगर मैं आपको याद दिला दूँ तो ये रिएक्शन एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ठीक है, और इस तरह से आपको अगर याद हो तो इस रिएक्शन का जब हम मैकेनिज़्म देखते हैं तो ये 3 स्टेप्स में इसका मैकेनिज़्म पूरा होता है। ठीक है, एक होता है चेन इनिशिएशन, एक इनिशिएशन का स्टेप होता है इनिशिएशन, जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है प्रोपगेशन,
प्रोपगेशन, और जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो कोई जो जनरली जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं वो इन 3 स्टेप्स में ही पूरे होते हैं। इनिशिएशन यानी कि लाइट पहले हैलोजन पे फॉल करता है, Cl2 Br2 इस तरह से उस पर फॉल करता है और उसका फ्री रेडिकल होमोलिटिक क्लीवेज करवाता है, जिससे हमें हैलोजन फ्री रेडिकल्स मिलता है, जैसे क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलेगा। और फिर वो ये स्टेप होता है इनिशिएशन, और फिर उसके बाद जो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है वो फिर फर्दर एक एक करके सब्स्टिट्यूट करता जाता है और हमें साइड प्रोडक्ट्स के साथ साथ मेन प्रोडक्ट्स भी मिलते रहते हैं। तो वो सारा होता है प्रोपगेशन। और जब सारा चीज़ यहाँ तक बन जाता है तो उसके बाद जो भी एक्सेस में फ्री रेडिकल्स वगैरह होते हैं रिएक्शन मिक्सचर्स में, वो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन करना शुरू करते हैं और इस तरह से हम लोगों को फाइनली वो फिर जाकर के रिएक्शन स्टॉप होने लगता है या टर्मिनेट करने लगता है। दैट इज़ कॉल्ड द टर्मिनेशन स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हाइड्रोकार्बन्स जब एल्केन यूज़ करते हैं हम लोग तो ये रिएक्शंस हमें मिलता है। ठीक है, मगर इस रिएक्शन में एक चीज़ हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर मुझे एक क्लोरोमीथेन चाहिए तो एक्चुअली साइड में हमें ये भी और ये भी मिलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं मिल करके हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं यहाँ पे, है ना। ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये भी मिलता है और ये भी मिलता है, और एक्चुअली सब सिमिलर तरह का कंपाउंड है, तो उसको फिर सेपरेट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। ठीक है, सिमिलर कंपाउंड्स को सेपरेशन में दिक्कत आती है ना, तो सिमिलर कंपाउंड्स अगर रहेंगे तो उनको फिर हमें सेपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए हम लोग इस तरह के रिएक्शंस को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं हैलो एल्केन्स बनाने के लिए। ठीक है, और जैसे कि अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रोपेन लेते हैं, तो प्रोपेन का जब रिएक्शन कराएंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन भी मिलेगा और 2 क्लोरोप्रोपेन भी मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि सब तो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होते हैं इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि एल्केन्स इथेन हो, प्रोपेन हो और कुछ हो, तो हमें डिफरेंट आइसोमर्स भी इसके साथ साथ मिलता है। तो वैसे आइसोमर्स को फिर सेपरेट करने में फिर अलग से टाइम देना होता है, अलग से वो एक अलग वो सारा प्रोसेस करना होता है हम लोगों को। इस रीज़न से हम लोग हैलो एल्केन्स जो है वो एल्केन से बनाना प्रेफर्ड नहीं करेंगे। वी डोंट प्रेफर एल्केन्स और दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू प्रिपेयर हैलो एल्केन्स। व्हाई? बिकॉज this reaction gives the mixture of different haloalkanes and they are difficult to separate। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि वहाँ पे फिर हम लोग देखेंगे कि एल्कीन्स को यूज़ करके कैसे हम लोग बनाते हैं हैलो एल्केन्स को, और फिर आगे फर्दर डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।